नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको ये बात शायद अच्छी तरीके से पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो मिड एयर रिफिल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और अभी इंडियन एयरफोर्स मेनली IL-78 एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफिल के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिनकी सर्विस रिलेटेड इशू काफ़ी रहता है और अभी हमारे पास ऐसे 6 ही एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो अगर इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी 50% भी रहता है तब भी हमारे पास हर वक्त ऐसे 3 ही एयरक्राफ्ट मौजूद रहता है जिनको हम टैंकर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और साइज के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम है। मिड एयर रिफिल एयरक्राफ्ट नॉर्मली जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी एंड्योरेंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हवा में उनको रिफिल कर देने की वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी ऐसे एयरक्राफ्ट की कमी होने की वजह से हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस कुछ हद तक लैग कर रहा है। पर अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जल्दी से ही एरियल टैंकर को लीज पर लेने की कोशिश किया जाने वाला है। इसके लिए पिछले 1-2 सालों से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिस्कशन किया जा रहा था और अभी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स किसी भी ऐसे एयरक्राफ्ट को लीज पर ले सकता है जिनको एक्टिव कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कि फाइटर जेट के अलावा हम चाहे तो बड़े साइज की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट या एवेक्स टाइप के एयरक्राफ्ट को भी लीज पर ले सकते हैं। और अभी इंडियन एयरफोर्स को ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लीज पर लेने के लिए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर भी दिया जाने वाला है, जिस वजह से किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगता है, यानी कि पेपरवर्क करने में जो टाइम लगता है, उसको कम किया जा सकेगा। अब इस फाइनेंशियल पावर के अंदर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो कोई भी इक्विपमेंट को खरीद सकती है, लीज पर ले सकता है या फिर किसी भी सर्विस या मेंटेनेंस रिलेटेड इशू को लेकर यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब ये जो एरियल टैंकर को लीज पर लेने की बातचीत किया जा रहा है, ये पिछले 1-2 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक इसको फाइनल नहीं किया जा सका है। एरो इंडिया शो के दौरान और उसके बाद हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ के फ्रांस विजिट के दौरान भी बस इतना बताया गया था कि भारत अभी लगभग 6 एरियल टैंकर को लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है और अभी शायद इनको जल्दी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। नॉर्मली जो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर होता है उसकी लिमिट 100 करोड़ से लेके 300 करोड़ के बीच होता है, लेकिन इस बार शायद इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है और अभी इसके लिए एक नई रिफॉर्म को भी लाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि ये जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया जा सके। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके। वैसे जब से चाइना के साथ हमारे तनाव बढ़े तब से हमारी कई डिफेंस प्रोजेक्ट में काफ़ी तेजी देखने को मिल रहा है, जिससे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ने के बाद ही भारत की तरफ से अपनी इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था। अब हालांकि ये सब HAL की टेस्टिंग यूनिट थे, लेकिन फिर भी इसको डिप्लॉय कर दिया गया था और उसके बाद इमरजेंसी बेसिस पर 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने का फैसला किया गया था, जिनमें से 10 इंडियन एयरफोर्स और 5 इंडियन आर्मी इस्तेमाल करने वाली थी। इनको तुरंत ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया गया था और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की LSP यूनिट होने वाले थे, यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट होने वाले थे। अभी एक अच्छी खबर ये कि HAL की तरफ से इन 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में से पहले 4 हेलीकॉप्टर को डिलीवर कर दिया गया, जिनमें से 3 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया और 1 इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया। लेकिन अभी तक HAL को इन हेलीकॉप्टर को सप्लाई करने के लिए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, यानी कि जनवरी में जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करने के लिए अप्रूवल दिया गया था, तो HAL की तरफ से तुरंत ही इनको बनाना शुरू कर दिया गया था और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तभी बात बताया गया था कि इसी साल की मार्च तक उनको फाइनल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा और HAL के साथ जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल नहीं किया गया और अभी HAL की तरफ से चिंता जताते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर उनको ऑफिशियली इस हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर को प्लेस नहीं किया जाता है तो उनको इन हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन लाइन को आगे चल के रनिंग कंडीशन में रखने में काफ़ी परेशानी होने वाली है और अभी शायद वो अपने इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करके इन हेलीकॉप्टर को बना रहे हैं। लेकिन अगर एक बार इन 15 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रुक जाता है तो इससे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हेलीकॉप्टर को मास प्रोड्यूस करने के लिए
1 से 2 साल और डिले कर दिया जाता है तो फिर से इनकी प्रोडक्शन लाइन को सर्टिफाई करने में और टाइम लगने वाला है। और एचएएल अभी अपने दम से ज़्यादा समय तक हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है और उसके लिए उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से अभी एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि जितने जल्दी हो सके उनको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए फॉर्मल ऑर्डर को दे देना चाहिए, जिस वजह से वो आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को रनिंग कंडीशन में रख सकते हैं। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके। अब सबको पता होगा कि भारत और रशिया सबसे पुराने डिफेंस पार्टनर है और भारत और रशिया के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन अभी तक भारत और रशिया के बीच एक भी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन नहीं किया गया है, जबकि भारत यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस के साथ साथ लगभग सभी क्वाड नेशन के साथ ऐसे एग्रीमेंट को साइन कर चुका है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के नेवल बेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं, वहां पर रेस्ट कर सकते हैं, किसी भी सप्लाई को हासिल कर सकते हैं और सर्विस या मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत और रशिया के बीच ऐसे कोई भी एग्रीमेंट को साइन नहीं किया गया है। यूएस के साथ भारत ने 2016 में इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया था, जिसका नाम लेमो एग्रीमेंट था, और पिछले कुछ सालों से रशिया के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को भी साइन करने के लिए बातचीत किया जा रहा था, जिसको शॉर्ट में रेलोस एग्रीमेंट कहा जा सकता है। अभी बताया जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच इस एग्रीमेंट को लेके जो भी डिस्कशन किया जा रहा था वो लगभग कंप्लीट होने वाला है और 1 से 2 महीने के अंदर इस एग्रीमेंट को साइन करने की कोशिश किया जा रहा है। इसे अभी अगले महीने जब रशियन डिफेंस मिनिस्टर भारत के गस्त पर आने वाले हैं उसी दौरान ही फाइनल करने की प्लानिंग किया गया है। और साथ ही ऐसे एग्रीमेंट को अभी यूके के साथ भी साइन किया जाने वाला है, जो कि लगभग फाइनल स्टेज में आ चुका है। साथ ही वियतनाम के साथ भी ऐसे एक एग्रीमेंट को साइन करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि इनिशियल स्टेज में है। अब रेलोस एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत रशिया की आर्कटिक रीजन को भी एक्सेस कर सकता है, जो कि मेनली नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, और भारत की तरफ से अभी रशिया की फार ईस्ट को भी डेवलप करने में उनकी मदद करने की बात की गई है, जिससे दोनों देशों को फायदा होने वाला है। इसके अलावा अभी शायद अगले महीने तक ही AK-203 डील को भी फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है और रशियन डिफेंस मिनिस्टर के भारत गस्त के दौरान ही इसको फाइनल करने की कोशिश किया जा सकता है। अगला अपडेट इमरजेंसी रनवे को लेके। अगर आप रेगुलर बेसिस पर किसी भी डिफेंस न्यूज को देखते हैं तो आपको पता होगा कि लगभग सभी देश अपनी नेशनल हाईवेज को इमरजेंसी रनवे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर यहाँ पर फाइटर जेट को उतारने की कोशिश किया जा सकता है या फिर उनको टेक ऑफ कराने की कोशिश भी किया जा सकता है। पहले भी भारत की तरफ से अपनी आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है और फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इसको इमरजेंसी रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नॉर्मली नेशनल हाईवेज को इमरजेंसी रनवे में कन्वर्ट करने का जो मेजर कारण है वो ये कि अगर दुश्मन की तरफ से हमला किया जाता है और हमारे रनवे को तोड़ दिया जाता है तो भले ही बंकर में हमारे एयरक्राफ्ट सुरक्षित होंगे, लेकिन तब भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और तब तक हम उस एयरफील्ड के एक भी फाइटर जेट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे जब तक हम रनवे को दोबारा तैयार नहीं करते। जिन्होंने वुश देखा होगा उनको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। इसी वजह से बैकअप प्लान के तौर पर यहाँ पे हाईवेज को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अभी भारत की तरफ से राजस्थान में ऐसे एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को तैयार करने का प्लान किया गया है और इसके लिए राजस्थान की भामर नेशनल हाईवे को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब टेक्निकली एक सुटेबल ऑप्शन है क्योंकि आगरा लखनऊ की एक्सप्रेसवे भारत की काफी अंदर है और यहाँ पर पाकिस्तान या चाइनीज जेट का आना और बम गिरा के वापस जाना लगभग मुश्किल काम है। लेकिन राजस्थान में जो एयरबेसेस हैं वहां पर पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकता है और अगर वो पहले आके हमारे ऊपर स्ट्राइक करते हैं और हमारे सभी डिफेंसिव सिस्टम किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम भामा हाईवे से वहां पे प्लेन्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वहां पे एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेके। जैसे कि पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अभी अपनी आर्कटिस्ट पॉलिसी के अंदर ईस्टर्न टास्क फोर्स को साउथ चाइना सी रीजन में डिप्लॉय किया गया था और इस रीजन में जाने के साथ साथ भारत की तरफ से अपनी फ्रेंडली नेवीज के साथ भी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। एक दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच एक नेवल एक्सरसाइज को किया गया था जिसके बारे में हम लोग कल के डिफेंस टॉक वीडियो में बात कर रहे थे और अभी इंडियन नेवी की तरफ से बताया गया कि भारत अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और बायलैटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है जिसका नाम ऑस्टिन डेक्स है। इस एक्सरसाइज को कल से शुरू किया गया और इसे लगभग 13 सितंबर तक कंडक्ट किया जाने वाला है। इसे ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में किया जा रहा है जो कि इंडो पैसिफिक के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन नेवी की तरफ से बात बताया गया कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलियन नेवी को एक दूसरे के साथ जॉइंटली ऑपरेट करने में काफी आसानी होने वाली है और आगे चल के होने वाली मैलवर एक्सरसाइज में भी दोनों देश एक दूसरे के नेवी के साथ भी जॉइंट एक्सरसाइज को करने वाले हैं।
सबसे पहले ऑस्टिन डेक्स एक्सरसाइज को 2015 में करना शुरू किया गया था और 2019 में इसको बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया था। अभी की बात करें तो अभी इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS कदमत और INS शिवालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन नेवी की तरफ से इसमें HMS वारेनमुंगा के साथ एक सबमरीन और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की P-8I एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेकर। INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और अभी हाल ही में इसकी पहली सी ट्रायल को कंप्लीट किया गया है। अभी इसमें कम्युनिकेशन और नेविगेशन इक्विपमेंट के साथ साथ सभी प्रकार की रडार और सेंसर पैकेज को भी इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी फर्दर ट्रायल को शुरू किया जाएगा और अभी इसमें सभी जरूरी एविएशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि आगे चल के जल्दी से इससे फ्लाइट टेस्ट को भी किया जा सके और फाइटर जेट को लॉन्च और रिकवर किया जा सके। लेकिन अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को एक अननोन ईमेल आईडी से एक धमकी दिया गया था, जिसमें कोचिन शिपयार्ड में बम्बिंग करने की धमकी दी गई है। अब कोचिन शिपयार्ड में अभी INS विक्रांत मौजूद है, जिस वजह से किसी भी अननोन ईमेल को काफी सीरियसली लिया जा रहा है। मैं भी यहाँ पे कोई सुअर फैन ऐसा कर रहा होगा, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर सच में सुअर लोग यहाँ पे INS विक्रांत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। वैसे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था जहाँ पर INS विक्रांत के डेस्क से कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर को चोरी कर लिया गया था। हालांकि उनको बाद में रिकवर कर दिया गया था, लेकिन उसमें 1 से 2 साल लग गए थे। लेकिन अभी अगर सच में कोई वहाँ पे बम्बिंग करने की कोशिश करने वाला है तो ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और स्पेशली अगर कोई ड्रोन की मदद से वहाँ पे हमला करने की कोशिश करता है तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो सकते हैं। इसी वजह से कोचिन शिपयार्ड की तरफ से यहाँ पे एक FIR को दर्ज किया गया है और अभी इस पर डिटेल छानबीन करना शुरू किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।